स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज फिर से आप सभी के बीच में भेषज कल्पना के जो एमसीक्यू हैं उसको लेकर के आप सभी के बीच में है। जैसा कि हमने बताया भी था कि जैसे ही द्रव्य गुण खत्म होगा, द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय विषय खत्म होगा, तो आपको भेषज कल्पना से प्रश्नों की जो श्रृंखला है उससे जोड़ेंगे। और इसमें जिस तरह से द्रव्य गुण में प्रश्नों का जो समाकलन किया गया था, उसी तरह से भेषज कल्पना में भी प्रश्नों का समाकलन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आपके परीक्षा की दृष्टि से जो द्रव्य गुण का विषय है, भेषज कल्पना का विषय और रसशास्त्र का विषय है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है और समझने के लायक है। आपको इस पे मेहनत ज़्यादा करना है, तो इसलिए इनके प्रश्नों पे ध्यान देना है, इस पे समय व्यतीत करना है आपको इस विषय पे। और एक और चीज़ आपको बता दें जो कि इम्पोर्टेंट है, जो ऐसे विद्यार्थी जो अभी फाइनल कर रहे हैं डी फार्मा की और वो इच्छुक हैं कि नहीं अगले साल तैयारी करेंगे, उसका फॉर्म आएगा तो अगले साल हम तैयारी करेंगे, तो उनको हम बता दें कि आप अगर फाइनल ईयर में हो, अगर इंटर्नशिप नहीं हुआ है, एग्ज़ाम देने वाले हो, तो आप अभी भी आयुर्भास्कर ऐप पे क्लासेस परचेज करके अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आपको पता ही होगा इस साल कंपटीशन कम है, लेकिन अगले साल सबकी तैयारी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो पहले से करके बैठे हैं, पेट नहीं दिए थे, छूट गए हैं, वो भी अगले साल जो है फॉर्म भरेंगे, तो कंपटीशन तगड़ा होगा, लड़ाई तगड़ी होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, पहले से ही इस लड़ाई में भागीदारी अपनी बनाए रखने के लिए आपको तैयारी बेहतरीन करनी होगी। तो जो भी विद्यार्थी फाइनल ईयर में हैं, परीक्षा नहीं दिए हैं, वो भी ऐप लेकर के तैयारी अभी से शुरू कर दें, ताकि कंपटीशन में उनका एक सीट जो है पक्का हो सके। तो चलिए भेषज कल्पना में जो प्रश्न हैं उनको देखा जाए। पहले प्रश्न को लेते हैं और हम बार बार क्या बताते हैं कि जो भी प्रश्न आपको बताया जाए उनको लिख करके याद करने की आदत डालिए और जैसे समझाया जाता है उसको समझना है। तो भेषज कल्पना का जो विषय है, इसमें औषध निर्माण के लिए जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। तो भेषज में भेषज जो होती है, या भेषज कहिए या भेषज कहिए, इन दोनों का शाब्दिक अर्थ जो है औषधि ही होती है। क्या होता है? औषधि। तो ये औषधि निर्माण का विषय है। तो इसलिए हमें जो द्रव्य गुण में बताया जाता है पौधों के बारे में, वृक्षों के बारे में, उनके उत्पाद के बारे में, तो उनका मिला जुला रूप लेकर के यहाँ पे औषधि निर्माण करना हमें सीखना है। तो औषधि से संबंधित जितनी चीज़ें हैं आपको भेषज कल्पना में पढ़नी होती है। तो जैसे एलोपैथ में औषधि निर्माण के लिए बताया जाता है, उसी तरह आयुर्वेद में जो औषधि निर्माण है इस विषय में पढ़ते हैं। पहला प्रश्न जो है औषधि से ही रिलेटेड है, देख सकते हैं। कह रहा है कि बलवान रोगी को कैसे औषध सेवन कराना चाहिए। अब आपको बता दें कि आधुनिक जो चिकित्सा पद्धति है, मतलब कि जो एलोपैथ है, उसमें क्या है कि दवा खाने के लिए कोई ज़्यादा समय का, अनुपान का ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा माना जाता है कि जो भी औषधि रोगी को खिलाया जाएगा, अगर समय अनुसार खिलाया जाए, एक निश्चित अनुपान मतलब कि जिससे के साथ दवा ली जाती है उसका जो निश्चय है सही तरीके से अगर किया जाए और उससे दवा दिया जाए, तो रोगी पे वो अच्छा कार्य करता है। ठीक है। और इसमें हर औषधि के लिए अलग अलग अनुपान भी बताया गया है। जैसे एलोपैथ दवा है तो आप पानी से डायरेक्टली खा सकते हो, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। कुछ दवाइयाँ जो है दूध के साथ लेनी है, कुछ मधु के साथ लेनी है, कुछ छाछ के साथ लेनी है। तो इस तरह से अनुपान द्रव्यों का प्रयोग बताया गया। तो उसी तरह से पूछ रहा है कि बलवान रोगी को कैसे औषधि सेवन कराना चाहिए। तो बलवान रोगी को प्रातः काल खाली पेट औषध सेवन कराना चाहिए। कारण ये है कि जो बलवान है वो औषधि की मात्रा और औषधि की जो उष्णता है उसको वो सह जाएगा, उसको बर्दाश्त कर जाएगा, या उसका शरीर उसको लेने के लिए सक्षम है। तो इसलिए बलवान रोगी को प्रातः खाली पेट औषध देने का नियम जो है आचार्यों ने बताया है। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। आपको बता रहे हैं कि जो भी औषधि निर्माण से, औषधि प्रयोग से रिलेटेड जो प्रश्न है परीक्षा में महत्वपूर्ण है, पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न में देखिए, कह रहा है कि आचार्य चक्रपाणी ने औषध अपेक्षा से कितने काल है, मतलब कि जो औषध सेवन की अपेक्षा है, औषधि सेवन की जो अपेक्षा है, उसके हिसाब से जो आचार्य चक्रपाणी हैं उन्होंने कितने कालों के बारे में कहा है। तो आचार्य चक्रपाणी ने 10 काल बताए हैं औषध सेवन के। तो 10 काल का मतलब क्या है? दिन भर में 10 ऐसी समय है या ऐसी संभावनाएं उत्पन्न होती हैं दिन भर में जिसमें औषधि ले लेनी चाहिए। और ज़्यादातर चक्रपाणी ने क्या किया है, भोजन के विभाग करके बताया है। ठीक है। जैसे शवभक्त मतलब कि कुछ ऐसी औषधियां हैं जिनको भोजन के साथ लेनी है। कई ऐसी औषधियां जिसको
पूर्वोत्तर कहा गया है भोजन के पहले लेने के लिए, कई बार जो है प्रागभक्त कहा गया है, प्रागभक्त का मतलब भोजन के बाद लेने के लिए कहा गया। तो यहाँ पे 10 काल जो है उसी तरह के आचार्य चक्रपाणी के द्वारा बताया गया। तीसरे प्रश्न में अगर देखा जाए तो तीसरा प्रश्न कह रहा है इनमें से भोजन के आदि के विभाग है। आदि की जब बात की जाए तो आदि मतलब शुरुआत की जो बात कही जा रही है, भोजन के आदि विभाग मतलब कि भोजन के शुरू से संबंध रख रहे हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे? तो भोजन के शुरू संबंध रखने वाले दोनों विभागों को हम सम्मिलित कर सकते हैं, बिना भोजन किए और भोजन के पश्चात। बिना भोजन के पश्चात, तो ये इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा दोनों। मतलब कि भोजन के आदि का मतलब क्या है? बिना भोजन किए और भोजन के पश्चात, दोनों में भोजन की एक तरह से सम्मिलित किया गया है भोजन को, इसलिए यहाँ पे भोजन के आदि विभाग में ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, चौथा जो प्रश्न है, इसमें अगर देखेंगे तो यहाँ पे बागभट्ट की बात की जा रही है। कह रहा है आचार्य बागभट्ट ने किस काल को अतिरिक्त मानते हुए एकादश भेषज काल बताया। मतलब कि आपको पहले ही बताया गया आचार्य चक्रपाणी ने औषध सेवन काल के 10 काल बताए, लेकिन बागभट्ट ने एक अलग अतिरिक्त चक्रपाणी के औषध सेवन काल में जोड़ा है, तो इसलिए इनके हिसाब से एकादश औषध सेवन काल हो गया। तो इन्होंने एक और जोड़ दिया अतिरिक्त, जिसको नीसी औषध सेवन काल बताया। नीसी मतलब कि रात में जो औषध खाने वाली है उसके लिए अतिरिक्त काल बागभट्ट मानते हैं। ठीक है, तो बागभट्ट के अनुसार एक अलग काल हो गया। उसी तरह प्रश्न नंबर 5 अगर देखें तो 5वें प्रश्न में प्रागभक्त कह रहा है कि भोजन के पहले, पश्चात की बात नहीं की जाएगी, भोजन के पहले जो काल है उसको हम क्या बोलेंगे? प्रागभक्त। पूर्वोत्तर अगर बोला जाए तो भोजन के पहले और बाद में हम कह सकते हैं, लेकिन प्रागभक्त अगर कहा जाएगा तो भोजन के पहले की बात की जा रही है, मतलब कि भोजन के पहले का काल जो है प्रागभक्त कहलाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, छठवें प्रश्न में देखिए, कह रहा है हिक्का रोग। हिक्का को हमने आप अगर क्लासेस कर रहे होंगे आयुर्भास्कर ऐप पे, तो आपको बता दें कि यूट्यूब से क्लास जो है हमारे ऐप पे डिफरेंट है, सारी चीज़ें जो है डिटेल में बताई जाती है, तब MCQ टेस्ट सीरीज दी जाती है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आपको फिर से हम बता दें, अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हो, आयुर्वेद नर्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे ऐप आयुर्भास्कर ऐप को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा, और वहाँ पे जो डिटेल क्लासेस हैं हमारी वो चलती हैं, और सारी क्लासेस जो हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ हैं। आपको वहाँ पे जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, MCQ टेस्ट सीरीज है, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो अभी भी आपके पास समय है, आप चाहें तो क्लासेस परचेज करके तैयारी बेहतर कर सकते हो। और उनके लिए भी हैं जो लास्ट ईयर में हैं, चाहे आप आयुर्वेद उपचारिका हैं, फाइनल कर रहे हैं, प्रसूति के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको बता दें आपकी भी भर्ती आने वाली है। यह भर्ती जैसे ही क्लियर होगी, नई भर्ती का अनाउंसमेंट होगा, तो आप पहले से अगर तैयारी किए रहेंगे तो आपको लाभ निश्चित होगा। ठीक है, छठवें प्रश्न में आप देखिए, डिटेल में जब आप पढ़े होंगे तो आपको बताया गया है कि हिक्का का मतलब जो है हिचकी होती है। हिचकी जो रोग है इसको हिक्का से कंपैरिजन किया गया, तो हिचकी या हिक्का कहिए, तो हिक्का रोग में हल्के भोजन के डैश में औषधि दी जाती है। तो हल्के भोजन के डैश में मतलब कि कब दी जाती है? तो हल्के भोजन के पूर्व और अंत में औषधि दी जाती है। पूर्व का मतलब क्या है? पहले, और अंत का मतलब बाद में। तो हिक्का जब हो तो उसके पहले और बाद में जो है भोजन दिया जाता है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वें प्रश्न में कह रहा है कि आचार्य शारंगधर ने कितने औषध काल माने हैं। तो आचार्य शारंगधर ने कितने औषध काल माने हैं? औषधि सेवन के कितने काल शारंगधर द्वारा माने गए हैं? तो वह है 5। शारंगधर का मत जो है औषध सेवन काल के लिए पूरी तरह से भिन्न है। ठीक है, बागभट्ट 11 मानते हैं, एक नीसी को जोड़ दे रहे हैं, चक्रपाणी 10 मानते हैं, और बागभट्ट के अतिरिक्त जो है शारंगधर कितने मानते हैं? 5 मानते हैं। याद रहेगा। आगे चलते हैं, 8वां प्रश्न देखिए। 8वें प्रश्न में क्या कह रहा है? 8वां प्रश्न कह रहा है कि यदि औषध सेवन काल का सही से पालन न किया जाए तो क्या होगा। मतलब जो भी औषधि सेवन के लिए जो समय बताया जा रहा है, औषध लेने के लिए जो बताया जा रहा है, जो तरीका, अगर उसका सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो उसका सेवन नहीं करने से सामान्य सी बात है, समुचित लाभ नहीं होगा। मतलब कि औषधि आप सेवन भी करोगे, जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ आपको नहीं प्राप्त होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं एकदम उसको उसी तरीके से आपको नोट करना है, अपने नोट्स बनाइए, उसमें तैयार कीजिए। 9वां प्रश्न देखिए,
9वें प्रश्न में कह रहा है कि चिकित्सा में अनुपान किसे कहते हैं। तो पहले ही हमने बता दिया, अनुपान का मतलब क्या हो गया, द्रव पदार्थ होता है जिसे हम औषध के साथ लेते हैं। अभी हमने बताया था दूध हो गया, छाछ हो गया, पानी हो गया, मधु हो गया, उनकी बात की जा रही है। तो कैसे होते हैं ये, द्रव द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं, द्रव द्रव्य। द्रव मतलब तरल पदार्थ ये होते हैं जिन्हें अनुपान कहा जाता है। ठीक है, अनुपान की उपमा जो है तरल पदार्थों से ही की जाएगी, चाहे आप उसको उष्णोदक कह लीजिए, गर्म पानी, या मधुदोदक कह लीजिए, मतलब कि शहद और पानी कह लीजिए, छाछ कह लीजिए, दूध कह लीजिए, सब अनुपान है। 10वें प्रश्न में देखिए, कह रहा है आचार्य सुश्रुतानुसार कृश व्यक्तियों, कृश का मतलब दुबला पतला शरीर जो है कृश व्यक्ति का होगा तो उसे हम कृश कहेंगे, कृश व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग कहा गया। तो जो दुबले पतले शरीर वाले हैं उनके लिए कैसा अनुपान प्रयोग करने के लिए आचार्य सुश्रुत बताते हैं। अन्य आचार्य की बात नहीं की गई है, सुश्रुत की बात की गई है। तो सूरा की बात सुश्रुत जो है बताते हैं। तो जैसे आपको पहले ही बता दिया गया है, संधान कल्पना, जब आप भेषज कल्पना पढ़े होंगे, जो आयुर्वेद नर्सें हैं उनको भी भेषज कल्पना पढ़नी है, तो उनको जब पढ़ाया गया है भेषज कल्पना में तो आपने देखा होगा, या आप फार्मासिस्ट हैं तो आप अगर रेगुलर क्लास किए होंगे तो आपको संधान कल्पना पढ़ाया गया होगा। तो संधान का मतलब क्या है कि ऐसे औषधि द्रव्य जिन्हें फर्मेंटेशन, आधुनिक में फर्मेंटेशन किण्वन कहते हैं, उसको लंबे समय के लिए क्वाथ द्रव्यों में औषधियों को डुबा करके रखा जाता है। जब वो सड़गल जाते हैं और अल्कोहल की मात्रा उसमें मिल जाती है तब उसे माना जाता है कि वह संधानित हो गए। तो उसी में एक प्रोडक्ट आता है, एक उत्पाद आता है सूरा, और यह क्या होता है, एक तरह से मद के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया। अनुसार हम बता रहे थे कि कृश व्यक्तियों के लिए किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग कहा गया है। तो कृश हमने बताया कि दुबले पतले व्यक्तियों को, जो दुबला है पतला है शरीर से, उन व्यक्तियों के लिए सूरा का प्रयोग आचार्य सुश्रुत ने बताया, और सूरा हमने बताया कि संधान प्रक्रिया द्वारा तैयार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 11वां प्रश्न। 11वें प्रश्न में क्या रहा है, स्थूल व्यक्तियों के लिए सुश्रुत ने किस प्रकार के अनुपान का प्रयोग बताया। स्थूल की जब बात होगी तो स्थूल का मतलब जिनका शरीर क्या है, मोटा है, जो मोटे हैं। तो जो मोटा है, जिनके शरीर में स्थूलता है, मेद धातु ज़्यादा बढ़ गई है, तो उनके लिए अनुपान प्रयोग करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने मधुदक बताया है। मधुदक मतलब दो शब्दों से बन करके बना है, मिल करके बना है, मधुधन उदक। मधु और उदक मिलकर के बनता है मधुदक। तो उदक का मतलब क्या है, जल, और मधु मतलब आपको शहद पता ही है। तो जल और शहद मिला करके मधुदक बनता है, जिसको स्थूल व्यक्तियों को लेने के लिए बताया गया। इसलिए बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो मोटे हो गए हैं, वो सुबह सुबह क्या करते हैं, गर्म पानी ले करके और उसके साथ शहद मिला करके उसको अनुपान के तौर पे लेते हैं। तो एक तरह से मधुदक जो है मेद धातु को कम करता है, इसलिए स्थूल व्यक्तियों के लिए लेने के लिए बताया गया है। आचार्य जो सुश्रुत हैं उन्होंने इसको बताया है। अगला प्रश्न अगर देखा जाए 12वां प्रश्न, तो 12वें प्रश्न में कह रहा है स्वस्थ व्यक्तियों के लिए सुश्रुत ने भोजन के मध्य कैसे अनुपान का उल्लेख किया। अब जो स्वस्थ है वह किस तरह के अनुपान भोजन के बीच में ले सकते हैं, सुश्रुतानुसार बात कही गई है। तो वह ले सकते हैं नाना प्रकार। नाना प्रकार का मतलब है विभिन्न प्रकार के। कैसा, विभिन्न प्रकार के। अब अनुपान है तो इसलिए विभिन्न प्रकार का द्रव, विभिन्न द्रव को ले सकते हैं। तो द्रव में अगर नाना प्रकार में बोलेंगे तो पानक हो जाएगा, जितने भी शरबत बन रहे हैं, जितने भी जूस बन रहे हैं वो इसमें आ जाएंगे। तक्र का भी प्रयोग कर सकते हैं खाने के बीच में। तो विभिन्न प्रकार के अगर हम द्रव पदार्थों को लेते हैं भोजन के मध्य में तो उससे लाभ होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं उनको नोट करना है आपको, और बाद में जब ऐप पे हम टेस्ट कराएंगे तो कंबाइन जो टेस्ट होगा उसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सभी सम्मिलित होंगे। और राज्य स्तरीय हम जो है टेस्ट कराते हैं, और राज्य स्तरीय टेस्ट होगा तो सभी बच्चों को ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल रखना है। और जैसे ही टेस्ट क्रिएट किया जाएगा तो आपको यूट्यूब के माध्यम से बताया जाएगा। और सभी लोग अगर टेस्ट देंगे तो आप कहीं भी पढ़ाई कीजिए, लेकिन जब टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्षमता क्या है, और उसमें हम लोग रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे। यहाँ पे देखिए 13वां प्रश्न कह रहा है कि औषधि की दृष्टि से स्नेह का अनुपान क्या होगा। औषधि की दृष्टि से स्नेह, स्नेह का मतलब जो तैल पदार्थ हैं तो उनका अनुपान क्या होगा। तो तैल पदार्थों का अनुपान क्या होगा, उष्णोदक। अब ये भी दो शब्दों से मिल करके बना है, उष्णधन उदक। तो उष्णधन उदक का मतलब क्या है, उष्ण का मतलब गर्म जल है, गर्म हो गया, और उदक का मतलब जल। तो गर्म जल जो है उसको उष्णोदक कहा गया। तो जब हमें स्नेह पदार्थ लेने हो
तो उसके लिए अनुपान जो है उष्णोदक प्रयोग में लिया जाता है, मतलब कि गर्म पानी का प्रयोग करना है। अगर मान लीजिए आपको घी प्रयोग में लेना है तो घी को हम उष्णोदक के साथ ले सकते हैं। ये घी के लिए अनुपान के तौर पे उष्णोदक प्रयोग में हो जाएगा, स्नेह के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, 14वां प्रश्न देखिए। 14वें में कह रहा है कि रोग की दृष्टि से रक्त पित्त में किस अनुपान का प्रयोग कर सकते हैं। रक्त पित्त की बात कर रहा है, मतलब कि जब रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है तो उसके लिए किस अनुपान द्रव्य का प्रयोग करते हैं। तो क्षीर और इच्छू रस, मतलब कि दूध का भी प्रयोग कर सकते हैं, और इच्छू रस का मतलब गन्ने के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन ए और बी जो है सही हो जाएगा। तो गन्ने के रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, इच्छू रस का भी प्रयोग अनुपान के तौर पे किया जा सकता है, लेकिन किस लिए, जब रक्तपित्त हुआ हो। रक्तपित्त कैसी व्याधि है, शरीर में जो इकेजमा होता है आधुनिक तौर पे उसी को रक्तपित्त कहा गया। ठीक है, 15वां प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में कह रहा है कि विश्व में किस अनुपान का प्रयोग इनमें से कर सकते हैं। तो आपको याद रख लेना है, रट लेना है। शीर्षासो, सीरिस एक औषधि है, सीरिस एक औषधि है जिसको विषहर के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो सीरिस से शीर्षासो बनाया जाता है, आसो इसका तैयार किया जाता है सीरिस का, जिसे शीर्षासो कहा जाता है, उसको विषहर औषधि के तौर पे प्रयोग कर सकते हैं। तो इस MCQ भाग फर्स्ट में भेषज कल्पना की 15 प्रश्नों को सम्मिलित हमारे द्वारा किया गया था, और इसमें आप अगर देखें तो औषध सेवन काल से ज़्यादा प्रश्नों को लिया गया है। औषधि सेवन से रिलेटेड टॉपिक को इसमें दिया गया था, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो MCQ भाग 2 आएगा, जिसमें भेषज कल्पना बताई जाएगी, अलग अलग प्रश्न उसमें बताए जाएंगे, उसमें भी प्रश्नों का समाकलन इसी तरीके से किया जाएगा जो कि परीक्षा उपयोगी हो। और आपको बता दें कि जो भी वीडियो कंटेंट आपको दिया जा रहा है परीक्षा उपयोगी है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो पूछ रहे हैं क्या सर हम फर्स्ट ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो तैयारी कर सकते हैं। तो आपको बताया गया है कि अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप तैयारी कर सकते हो। आप प्रसूति की तैयारी, प्रसूति पढ़ रहे हो तो प्रसूति में भी तैयारी आप कर सकते हैं। प्रसूति पास आउट कर रहे हैं या परीक्षा देने वाले हैं तो आप इस सत्र में भी आप तैयारी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेद स्टाफ नर्स की जो भर्ती आ रही है, आयुर्वेद फार्मासिस्ट की भी भर्ती आने वाली है, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, ताकि अगली भर्तियां जो भी आ रही है उसमें आपको मौका मिले। वीडियो पे अगर आपको वीडियो में जो भी चीज़ें बताई गई हैं अगर नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट कीजिए, कमेंट में ही आपको उसका जो भी निष्कर्ष है दिया जाएगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।